अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ठीक है, हमने एक कम्बिनेशन को देखा था, उसके इक्वेशंस को देखा था, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि हाउ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू perpendicular harmonic oscillators. Now today we are going to discuss about the oscillation under the damped force. ठीक है, तो सबसे पहले डैम्पिंग को हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग हमारे पास होती है एनी resistive force such as friction, viscosity, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसी ऑसिलेशन जिसमें ऑसिलेटर किसी विस्कस मीडियम में मूव करे, ठीक है, उसको हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। उसकी वजह से हम उसे कह सकते हैं द ऑसिलेशन in the resistive medium opposes the oscillations amplitude। किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर का मोशन किसी रेजिस्टिव मीडियम में, ठीक है, क्या करता है? उसके एम्पलीट्यूड को अपोज करता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है। लेट वी हैव अ मैस स्प्रिंग सिस्टम, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। एक तो जब फ्री ऑसिलेट करता है हम उसमें एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने इसको प्रूफ किया कि दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट फॉलोज द एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स कंडीशन एंड देयर इज अ रेस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स। ठीक है, ये इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स का फिनोमेना है। लेकिन अगर हम वाटर फील्ड या कोई और विस्कस मीडियम फील्ड बाउल लें और ये जो मैस है इसको इसके अंदर इमर्स कर दें, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि इसको फ्ली इसके अंदर ऑसिलेशन के लिए जब रिलीज करेंगे इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को, तो ये जो विस्कस मीडियम है ये अपनी एक रेजिस्टिव फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इस ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है दैट विल डिक्रीज। सो इट डिपेंड्स ऑन द सर्टेन कंडीशंस। ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो कंडीशंस कौन सी हैं कि ये जो विस्कस मीडियम है हाउ इट अफेक्ट द ऑसिलेशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो कोई भी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसमें डैम्प्ड फोर्स होगी उसे हम ऑसिलेशन अंडर डैम्प्ड कहेंगे। इसका ग्राफिकल एनालिसिस अगर हम देखें तो ग्राफिकल एनालिसिस में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑसिलेशन है दैट इज द एम्पलीट्यूड 0 माइनस, तो हम कह सकते हैं द ऑसिलेशन विद
डिक्रीजेस टू 0। तो एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली 0 की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। तो अगर हम रेजिस्टिव फोर्स कंसीडर करें तो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखना है कि जब भी एक तो हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स होती है इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए, जिसे माइनस के एक्स कहते हैं, एक हमारे पास अप्लाइड फोर्स होती है दैट इज एम ए, एक हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स होगी फॉर दैट मीडियम दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर। ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी से ऑसिलेशन जो है वो परफॉर्म हो रही हैं। अब इसका जो वर्ड है उसको हम ड्रैग फोर्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब हमने ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर और वेलोसिटी। इसमें भी आप देखें दैट रेजिस्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। माइनस साइन क्यों लगता है? दैट अपोजेस द मोशन, ये मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में कांस्टेंट को हटाएं, सो दैट रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस बी इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल एक्स या डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, वेयर बी इज अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन, इसकी वैल्यू किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं कि बी हमारे पास है कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है, उसमें डेंसिटी, शेप एक्सेट्रा। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसमें आर का जिक्र हम करते हैं, तो ये वो कांस्टेंट है जिस पे ये डिपेंड करता है। तो अब अगर हम एक नेट फोर्स फाइंड करें इस ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट पे, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेट फोर्स के लिए हमने देखना है, वी नो दैट द अप्लाइड फोर्स विल बी अगेंस्ट द और द सम ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स प्लस रेजिस्टिव फोर्स। ये एक रेस्टोरिंग के लिए प्लस एक रेजिस्टिव के लिए, यही हमारे पास नेट फोर्स है। नेट फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इसको चेंज करें, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटर्स, तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इजीली कन्वर्जन कैसे हो सकती है कि हम लिख सकते हैं कि दैट एक्सेलेरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मैस को उधर जाके डिवाइड कर दें। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं सिंपली डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर माइनस के बाय एम इंटू एक्स माइनस बी बाय एम। ठीक है, इसको लिखेंगे डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर लें, इक्वल टू 0 कर दें, दैट बिकम द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। सो रीअरेंज करने से ये बनता है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, बी बाय एम। ठीक है, डी एक्स बाय डी टी, ये माइनस है, ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा, के बाय एम। ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू 0। So that is called
ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसको हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास हार्मोनिक में डैम्पिंग नहीं होती तो ये वाला फैक्टर नहीं आता, सिर्फ हमारे पास ये और ये इक्वेशन आ रही होती है डिफरेंशियल की फॉर्म में। सो दैट इज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसकी इस इक्वेशन का एक डायरेक्ट सोल्यूशन देख लेते हैं। उस डायरेक्ट सोल्यूशन के बाद हम देखेंगे कि इसमें और कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं जो डैम्पिंग को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इस डैम्पिंग की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, लेकिन इसका एक रिव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर? ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द resistive force is called damped harmonic oscillator. In the oscillation, the resistive medium opposes the oscillation amplitude. Amplitude of oscillation gradually decreases. ये इसका graphical analysis है. Let we have a restoring force, we have applied force, there is another force. यहाँ एक और force होगी जिसको हम drag force का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, that opposes the motion. इसमें हमने कहा that resistive force is proportional to velocity of oscillation. ये वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल उठाया, बी आ गया, वी की जगह पे dx by dt लिख सकते हैं। बी इज कॉल्ड कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी, शेप एक्सेट्रा, इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम नेट फोर्स अगर फाइंड करें दैट इज द सम ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स प्लस रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो माइनस के एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक ही जगह पे हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। मैथ्स के उधर जाके डिवाइड कर दें दोनों पे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन जाए। सो फॉर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ टाइप, ठीक है, दैट इज x इक्वल्स टू एक्स एम एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू टी। ठीक है, ये बीटा है हमारे पास, ये एक रेजिस्टिव कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर होता है। ठीक है, दैट इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सो दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को ए लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स एम ई माइनस बीटा इंटू टी। ठीक है, सो दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अब इसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास उन कंडीशंस में ओवर डैम्पिंग। अब ओवर डैम्पिंग में क्या होता है? सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेटिंग। अगर हम कहें कि हमारी जो रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन एफ रेस्टोरिंग। ठीक है, अगर हम इसको और आसान कर दें तो हमने देखा कि रेस्टोरिंग फोर्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी है और जो रेजिस्टिव फोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी है, बीटा को हम ये फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो अगर बीटा इज ग्रेटर देन ओमेगा, हमने ये पढ़ा, इसके सॉल्यूशंस में इसका स्क्वायर भी इन्वॉल्व होता है, वो भी हम ले सकते हैं। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए है क्योंकि हम इस फोर्स से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो बाज दफा इस फॉर्मेशन में आंसर एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है कि इफ द ऑसिलेशन और द कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन द रेस्टोरिंग फोर्स फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम ओवर डैम्पिंग कहते हैं कि आपके रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है
वो ऑसिलेशन के बगैर रीस्टोर हो जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेटिंग। ठीक है, इसे हम ओवर डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ओवर डैम्पिंग, जिसमें आपकी रेजिस्टिव फोर्स जो है वो आपकी डैम्पिंग फोर्स से ज्यादा होती है। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास होती है, उसको हम लिखते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। इस क्रिटिकली डैम्प्ड में हम लिख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस जो है वो क्या हैं, रेजिस्टिव इक्वल होगी रेस्टोरिंग की। या आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों कांस्टेंट्स हैं फ्रीक्वेंसी रिलेटेड, दे आर इक्वल टू ईच अदर। अब जब ये दोनों बराबर होंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ओरिजिनल और इक्विलिब्रियम पोजीशन as quickly as possible। ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो जल्दी से इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाता है। ठीक है, उसमें डैम्पिंग और रेस्टोरिंग बराबर होती हैं, तो आपका सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करता है, लेकिन रिटर्न आ जाता है अपनी ओरिजिनल या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। दिस ऑफन डिजायर फॉर डैम्पिंग ऑफ सिस्टम सच एज डोर सिस्टम। डोर सिस्टम में ये चीज इस्तेमाल होती है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है, इसको हम कह सकते हैं अंडर डैम्प। अब अंडर डैम्प में हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो आपकी रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज लेस देन रेस्टोरिंग, या आप कह सकते हैं कि बीटा स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपका सिस्टम जो है वो एक स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, उस सिस्टम को ऑसिलेट्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू जीरो। एम्पलीट्यूड आपका आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, जीरो पे चला जाएगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टिव फोर्स तो है। हर केस में ही ऐसा होगा कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो की तरफ आएगा, लेकिन इसमें जो अंडर डैम्प्ड है इसमें स्लोली आएगा। क्रिटिकल डैम्प में, ठीक है, जिसमें दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर होंगी, वो क्विकली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा। ओवर डैम्प्ड में तो वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको भी अगर हम एक ग्राफिकल एनालिसिस में देखें तो लार्जर द डैम्पिंग मोर डिफिकल्ट इट टू असाइन अ फ्रीक्वेंसी टू द ऑसिलेशन। मतलब जितनी ज्यादा हमारे पास डैम्पिंग फोर्स होगी उतना मुश्किल होगा किसी ऑसिलेटर को
किसी फ्रीक्वेंसी में सेट करना ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक ग्राफ भी आपको शेयर कर देंगे, वो आपने उसको देख लेना है। ठीक है, तो जो इस केस में एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डैम्पिंग टू अपोज द डैम्पिंग, तो वो जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, ये उसके स्क्वायर टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल होती है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके एम्पलीट्यूड, रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड के को अपोज करने के लिए। ठीक हो गया। अब इसमें एक वर्ड क्वालिटी फैक्टर भी होता है। ठीक है, तो उस क्वालिटी फैक्टर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो होपफुली यू गेट द कॉन्सेप्ट। देयर आर सर्टेन कंडीशंस ओवर डैम्पिंग जिसमें आपकी रेजिस्टिव फोर्स लार्जर हो रेस्टोरिंग से, या स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स फ्रीक्वेंसी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इसका कांस्टेंट है वो रेजोनेंस या आप कह लें ओमेगा की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा। तो इस केस को आपने इसी 3 कंडीशन से ही फॉलो करना है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग से। तो इस तरह से एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर जो है एनर्जी लॉस रेट ऑफ अ वीकली डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक पैरामीटर Q से जिसे क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। एनर्जी लॉस रेट, इट इज अ ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है, उसको एक करेक्टराइज किया जाता है एक सर्टेन पैरामीटर से जिसे Q कहते हैं, उसी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। So quality factor is defined as 2 pi times the ratio of energy stored in the oscillator to the energy per time। ठीक है, तो अब हम इस क्वालिटी फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। So Q is the ratio of two things, that is 2 pi times the ratio of energy stored in oscillator। Energy stored in oscillator to the energy lost per time। इन चीज़ों का है, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं, सो Q इक्वल्स टू 2 पाई, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर, और वो जो एनर्जी डेसिपेशन है उसको हम एक वर्क का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना वर्क, वो जो है ना वो पावर इनटू टाइम होता है। तो वही हम, क्योंकि एनर्जी लॉस जो है वो एक वर्क की वैल्यू है, तो हम इस वर्क को यहां लिखेंगे दैट इज पावर टाइम्स इनटू टाइम, दैट इज वर्क। ये एनर्जी स्टोर है, दैट इज द वर्क डन टू लॉस द एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं एक और फॉर्मूला के अंदर, दैट इज ओमेगा इंटू टॉ। अभी जो टॉ है इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम फॉर ऑसिलेटर। ये रिलैक्सेशन टाइम के तौर पे कंसीडर होता है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वालिटी फैक्टर को इन टर्म ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम कंसीडर करें, ठीक है, तो हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है दैट विल बिकम 1 ओवर गैमा अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, अब ये जो गैमा चीज़ क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ डीके।
ये हमारे पास डीके है कि हमारी जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वो पर यूनिट टाइम कितना लॉस हुई विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वैल्यू। तो इसको क्वालिटी फैक्टर हम कहते हैं। क्वालिटी डिफाइन करता है किसी भी डैम्पिंग सिस्टम की, ठीक है। तो क्योंकि टॉ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैमा, और ये जो ओमेगा है ये हमें पता है के बाय एम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला इसका डेवलप कर दिया है, ठीक है। तो इस क्वालिटी फैक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस जो है ये अब आपका काम है, इसने आपने ढूंढनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को और उसके साथ प्रॉपर्टीज को।